हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। कुछ दिनों पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था टिश्यू, जो क्लास 9 का बायो का सेकंड चैप्टर था। इसके अंदर हमने दो पार्ट कवर कर लिया था। पहले पार्ट में प्लांट टिश्यू को कवर किया था और दूसरे पार्ट में हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में हमने एपिथेलियम के बारे में बात किया था। सिंपल एपिथेलियम के अंदर 4 पार्ट्स पढ़े थे: सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड लास्ट वन वाज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड एपिथेलियम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर पे हमने डिवीजन किया था। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम बस। लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम याद करो। सिंपल एपिथेलियम मैंने क्या बताया था कि वो यूनिलेयर्ड है, यानी सिंगल सेल्स के लेयर्स होते हैं इसके अंदर, सिंगल सेल लेयर। और कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज्यादा सेल के लेयर्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? हियर सेल्स आर प्रेजेंट मोर देन वन लेयर्स। यहाँ सेल्स क्या है? एक से ज्यादा लेयर्स में प्रेजेंट है। लोअर सेल्स लाइज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड आउटर सेल्स हैज फ्री सरफेस। इसको ऐसे समझेंगे कि इसमें मान लो मैं एपिथेलियम बनाऊंगा। बार बार मैंने बताया कि जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिस मेम्ब्रेन पे, उसको क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी जो एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम तो एक से ज्यादा लेयर के होंगे। तो मैं तीन सेल्स के लेयर बना देता हूं एग्जांपल समझाने के लिए। तो इसमें देखेंगे जो लोअर सेल्स है उनका जो बेस है वो कहाँ लाई हो रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। और जो आउटर सेल्स है उनका एक सरफेस फ्री है, यानी देखा जाए तो बस आउटर सेल्स ही जिसका सरफेस जो है वो फ्री है, बाकी सारे सेल्स के सरफेस कहीं ना कहीं ये छुपे हुए हैं इनके बीच में ही। तो उसी के बेसिस फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग एबिलिटी ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, यानी इस एपिथेलियम के अंदर जो स्ट्रेचिंग एबिलिटी है, खींचने की एबिलिटी, खिंचाव की एबिलिटी, उसके आधार पे दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। फर्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल यानी स्ट्रेच हो सकता है, खींच सकता है। तो देखते हैं कैसे खींच सकता है। इसमें एग्जांपल पहले देख लो। रीनल पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ये तीनों पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। आपने अगर देखा होगा तो उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर तो मिनिमम आपको याद आता होगा। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का अंदर वाला वॉल है और इसके अंदर क्या है? एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो ये तो मल्टी लेयर्ड होगा। ये जनरली 2 से 5 लेयर के सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो मान लो मैं 3 लेयर ऑफ सेल्स बना लिया मैंने। अब क्या होगा? ये जब स्ट्रेच होता है, जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो ये जो नीचे वाले सेल्स है उनके बीच में गैप इंक्रीज हो जाता है। और जब गैप इंक्रीज हो गया तो ऊपर वाले सेल्स जो हो गए वो इसके अंदर चले आए, इसके अंदर चले आए। तो ये क्या हो गया? ये 3 लेयर्ड सेल से 2 लेयर्ड सेल में चेंज हो गया, यानी ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को भी डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, यानी उसके आउटर मोस्ट लेयर या उसके सेल्स के शेप के आधार पे 3 पार्ट में डिवीजन किया गया। पहला है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और हम लोग को बस एक ही पार्ट पढ़ना है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं अभी भी बहुत डीप में चला गया हूँ और मुझे बस आपको स्किन समझाना है कि स्किन एक्चुअली किसका एग्जांपल है। इसके लिए मैं थोड़ा डीप में आप लोगों को बता रहा हूँ। जनरली एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वहां लिखा है, तो एक्चुअली उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो पहला स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस आपको याद होगा, वो फ्लैट टाइल्स लाइक सेल्स। तो ये मल्टी लेयर्ड होंगे, पता है क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर ही आ रहा है। सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर आर स्केल लाइक फ्लैट, यानी जो फिश स्केल्स होते हैं, फिश के स्किन के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं उनकी तरह ये सेल्स फ्लैट होते हैं। इनके जो आउटर सेल्स होते हैं, सबसे ऊपर वाले सेल्स, यानी सबसे ऊपर वाले सेल्स फ्लैट होंगे इसके। तो इसमें इसके अंदर भी 2 पार्ट है। एक है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या है? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका जो एग्जांपल है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, यानी स्किन का जो सबसे आउटर पार्ट है स्केल। स्केल जनरली फिश में पाया जाता है। हॉर्न यानी सिंग जनरली कैटल्स में पाया जाता है। नेल्स, हमारे नेल्स और फीदर्स जो बर्ड्स में पाया जाता है। तो ये सब किससे बने हुए? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये जनरली डेड पार्ट होते हैं, यानी हमारे जो स्किन का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो डेड लेयर है।
ये केराटिनाइज्ड है। दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम का वो पार्ट है जो लिविंग होगा, बस थोड़ा सा हार्डनेस उसके आउटर सेल्स में होंगे। यानी केराटिनाइज में ये जो सेल्स होंगे ये डेड सेल्स होंगे, सबसे ऊपर वाले सेल्स। नॉन केराटिनाइज में ये सेल्स लिविंग ही होंगे, बस थोड़ा सा हार्ड होंगे। तो इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। ओरल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, लीव्स, हार्ड पैलेट, ओइसोफेगस, कॉर्निया ऑफ आई और ईटीसी। आखिर इसमें क्या क्या है? जैसे ओरल कैविटी क्या हो गया? हमारे माउथ के अंदर का कैविटी, ओरल कैविटी। इनर लाइनिंग ऑफ चिक यानी हमारे गाल के अंदर का जो लाइनिंग है वो इसी एपिथेलियम से बना हुआ। लिप्स, हमारे होठ, इससे ही बने हुए। हार्ड पैलेट क्या होते हैं? आप अपने जीभ के ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर जो टच करो वो जो पोर्शन है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। ईसोफेगस आपको पता होगा, फूड पाइप, और कॉर्निया ऑफ आई यानी जो आई का कॉर्निया है वो भी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ही बना हुआ है। एनिमल टिश्यू के अंदर जो हमारा सेकंड टिश्यू था मस्कुलर टिश्यू के बाद, वो क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का लिखा है डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। याद करो मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी में 3 डर्म लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इन्हीं 3 डर्म लेयर से पूरी की पूरी बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ये कनेक्टिव टिश्यू, पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बना हुआ होता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल बॉडी। यानी एक एनिमल बॉडी में जो किस टिश्यू का अमाउंट सबसे ज्यादा है वो है कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंड ऑर्गन। यानी ये टिश्यू क्या करता है? बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। द cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix। यानी ये सेल्स होंगे, इन सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, जिससे ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी सेल्स के बीच में भी ये एक मैट्रिक्स फिल करने में हेल्प करेंगे। यानी ये फिलिंग का काम भी करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? यानी मीडियम समझ सकते हो आप, सिंपल मीडियम। यानी वो सेल्स किस मीडियम में रह रहा है उसको मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो वो जो मीडियम है, वो जो मैट्रिक्स है, वो जेली लाइक हो सकता है यानी जेल की तरह, फ्लूइड यानी लिक्विड की तरह, डेंस और रिजिड मतलब हार्ड हो सकता है, और अलग अलग डिफर कर सकता है नेचर में उसके कॉन्कॉर्डेंस के हिसाब से यानी उसके तालमेल के हिसाब से कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सीटी कनेक्टिव टिश्यू मैंने लिखा शॉर्टकट में। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखें तो नाम में ही पता चला लूज, तो इसके अंदर मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर होंगे। यानी जो लिक्विडिटी होगी इसकी ज्यादा होगी, और इसमें जो फाइबर्स लाइक यानी फाइबर्स क्या होते हैं? थ्रेड यानी धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका अमाउंट कम होगा। जिसका एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और मैट्रिक्स का अमाउंट बहुत कम होगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। अगर डेंस रेगुलर के अंदर भी देखें तो 2 चीजें पढ़नी है, टेंडन एंड लिगामेंट। नेक्स्ट है, और डेंस इरेगुलर के बारे में हमें नहीं जानना है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल यानी इसका जो मैट्रिक्स होगा ये सॉलिड होगा, हार्ड होगा। तो इसके अंदर जो एग्जांपल होगा कार्टिलेज और बोन्स, यानी ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू ही है। दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड होता है और इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं जनरली, यानी इसके मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका जो एग्जांपल है वो है ब्लड और लिम्फ। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 पार्ट हमने पढ़ा था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल के आसपास और हमारे बोन मैरो में ये टिश्यू यहाँ पाए जाते हैं। ये करते क्या है? हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो खाली स्पेस है उसको फिल करते हैं। नेक्स्ट है रिपेयर इंजर्ड टिश्यू, यानी हमारी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, इंटरनल टिश्यू के अंदर इंजरी होती है तो उसमें भी बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक डायग्राम मैंने बनाया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें फर्स्ट है कोलाजेन फाइबर। अभी मैंने बताया था कि फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कोलाजेन फाइबर है, इसका जो कलर होता है टिश्यू में व्हाइट होता है। ये इनइलास्टिक होता है, इनइलास्टिक का मतलब वो खींच नहीं सकता। एंड अनब्रांच्ड यानी इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, यानी ये टिश्यू ये जो फाइबर है वो सिंगल है, ये ब्रांचिंग नहीं है, यानी आधे फाइबर्स इधर से निकल रहे हैं और आधे इधर से। दूसरा फाइब्रोब्लास्ट यानी वो स्ट्रक्चर जो फाइबर को बेयर करे, यानी जिसके अंदर फाइबर छुपा रहे उसको फाइब्रोब्लास्ट कहेंगे।
कुछ प्लाज्मा सेल्स है जो कि बॉडी के ही सेल्स होते हैं। दूसरा है मास्ट सेल। देखो मास्ट सेल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मास्ट सेल क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। यहाँ 3 हार्मोन है, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन के सामने मैंने लिखा एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट यानी हम कभी आपने देखा होगा कि जब ब्लीडिंग होती है, कभी चोट लगने पे ब्लीडिंग होती है तो हमारा ब्लड वहां जम जाता है, तो लेकिन बॉडी के अंदर वो ब्लड नहीं जमता है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर हिपैरिन नाम का एक हार्मोन होता है जो ब्लड को कोगुलेट होने से यानी जमने से बचाता है। दूसरा है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो हार्मोन है उसको वासोडाइलेटर भी कहते हैं, यानी डायलेट करना। डायलेट करना, मान लो ब्लड वेसल हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, सिकुड़ गया, तो उस ब्लड वेसल में ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो ये डायलेशन का काम करेगा, यानी इसको और फैला देगा इस ब्लड वेसल को, इसीलिए वासोडाइलेटर। वैसे सेरोटोनिन है जिसको वासो कॉन्स्ट्रिक्टर कहा जाता है, यानी जब ये ब्लड वेसल बहुत ज्यादा वाइड हो जाए तो फिर उसको और कॉन्स्ट्रिक्ट होकर नॉर्मल कर देगा। तो ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, यानी अपने एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, यानी ये डायलेट कराता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है हमारे ब्लड वेसल्स को। नेक्स्ट है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हमारे इस एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल, यानी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया आ जाए या फिर बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं, उन सेल्स को इनगल्फ कर जाता है यानी खा जाता है, यानी ये सफाई का काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये फैट को स्टोर करता है, और इसके अंदर जो सेल्स है जो फैट को स्टोर करते हैं उनको कहा जाता है एडिपोसाइट। मैंने एक डायग्राम बनाया एडिपोसाइट। देखो ये जो रीजन है ये पूरा फैट है, यानी ये सेल क्या किया, अपने अंदर फैट को स्टोर किया है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ये इतने ही रीजन में सिमट कर रह गया और इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इसका जो एडिपोसाइट होता है ये राउंड एंड ओवल इन शेप होता है, अंडे के आकार का होता है। Excess of nutrient not used immediately are converted into fat and stored in adipocyte। जब हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट लेते हैं बॉडी के अंदर और वो न्यूट्रिएंट यूज नहीं हो पाते तो वो स्टोर हो जाते हैं, खासकर फैट के बारे में, तो वो फैट जाकर इन्हीं टिश्यू में, इन्हीं सेल्स में जाकर स्टोर हो जाता है एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू के अंदर। तो ये पाए कहाँ जाएंगे, स्किन के बीच में, यानी फाउंड बिलो द स्किन। स्किन के नीचे पाया जाता है, हमारे हार्ट के आसपास, किडनी के आसपास और आई बॉल के आसपास पाया जाता है। यानी ज्यादा फैट कंजम्पशन करने से क्या होता है, हमारा एडिपोज टिश्यू स्टोरेज ज्यादा करेगा तो हम ओबेसिटी बढ़ेगी हमारी। तो ये था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेंडन और लिगामेंट्स हमने पढ़े थे। टेंडन क्या है, टेंडन एक टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है मसल्स और बोन, यानी बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं, यानी जो हमारे मसल्स बोन से अटैच्ड होते हैं, ये इसको अटैचमेंट कौन करा रहा है, टेंडन। It is fibrous tissue with great strength and limited flexibility, यानी एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती तो हमारा ये मसल खींचकर बाहर आ सकता था, तो यहाँ जरूरत नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इसीलिए नहीं है। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, एक बोन को बोन से कनेक्ट करता है। इट इज एन इलास्टिक टिश्यू। ये एक इलास्टिक टिश्यू होता है जिसमें स्ट्रेंथ भी होती है और इलास्टिसिटी भी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ कुछ कम, अगर कंपेयर करें इससे टेंडन से, तो स्ट्रेंथ टेंडन के मुकाबले काफी कम होती है। एंड कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, और इसमें मैट्रिक्स का अमाउंट बहुत मिनिमम होता है। तो याद करो, बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि बोन टू बोन और मसल टू बोन, यानी मसल्स और बोन को कनेक्ट कौन करता है और बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है। तो एक ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, बल्ब यानी बी से बोन, डी से बोन, इन दोनों के बीच में एल है, यानी लिगामेंट क्या करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। तो ये आपका ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको एक याद हो जाता है तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा, यानी लिगामेंट याद करा लिया हमने और टेंडन बस खुद से हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, यहाँ देखना है पहले लिगामेंट, यानी ये दो बोन है, एक ये बोन है और एक ये बोन है। इस बोन को ह्यूमरस बोन कहते हैं। ये ह्यूमरस बोन और ये रेडियस अल्ना, यहाँ दो बोन्स हैं। ये दोनों बोन बीच में यहाँ अटैच है और ये ज्वाइंट की तरह काम करता है। तो इन दोनों के बीच में अटैचमेंट है भी और नहीं भी, तो ये जो अटैचमेंट करा रहा है वो लिगामेंट करा रहा है। इसके अंदर इलास्टिसिटी है, तभी तो हम अपने हाथ को फोल्ड कर पाते हैं, तो यही है लिगामेंट। दूसरा, अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पहला था सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कार्टिलेज और बोन। तो कार्टिलेज क्या है,
कार्टिलेज बोन की तरह ही है, बस क्या है, सॉफ्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है। तो इट इज एन इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू विथ वाइडली स्पेस्ड सेल। अगर इसके कार्टिलेज को देखें तो ये इलास्टिसिटी इसके अंदर होती है और ये फ्लेक्सिबल टिश्यू है और इसके अंदर इसके सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो ये मूव कर सकता है। यानी अपने नाक को, अपने कान को आप देख सकते हो, ये आराम से हम इसको मूव करा सकते हैं। इट कंटेन हार्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स हार्ड होता है लेकिन सॉफ्टर देन बोन्स। अगर बोन्स से कंपेयर करें तो इसका मैट्रिक्स काफी सॉफ्ट होता है। विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। तो इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन्स और शुगर्स का अमाउंट होता है। देखो यहाँ 3 टर्म आते हैं, ये तीनों सेल्स के नाम है, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोप्लास्ट। कॉन्ड्रो वर्ड आए यानी कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, तो कॉन्ड्रोसाइट का मतलब होता है मैच्योर कार्टिलेज सेल, यानी ये कार्टिलेज के अंदर वेल डेवलप्ड सेल्स पाए जाते हैं, उनको मैच्योर कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करके कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल, उनको कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। नाम में ब्लास्ट है लेकिन ये फॉर्मेशन कर रही है, प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा कॉन्ड्रोप्लास्ट, ये कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल है, यानी कार्टिलेज सेल्स जो पुराने हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प करता है, कॉन्ड्रोप्लास्ट, याद रखना है। और देखें तो कार्टिलेज का भी 3 टाइप है, एक है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरा है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, कहाँ होगा, नेजल सेप्टम, यानी हमारे नोज के बीच में जो सेप्टम है, जो वॉल है, वो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है। लैरिंक्स, लैरिंक्स मतलब साउंड बॉक्स, हमारा साउंड जहां से प्रोड्यूस होता है वो कार्टिलेज से बना हुआ है। दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज यानी ये टिप ऑफ नोज, ये कार्टिलेज का बना है। पिन्ना यानी ये ईयर, इस ईयर को पिन्ना कहा जाता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। एपिग्लॉटिस, आपको पता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बंद कर देता है विंड पाइप को, ताकि फूड हमारे विंड पाइप के अंदर एंटर ना हो पाए, तो उस स्ट्रक्चर को एपिग्लॉटिस कहते हैं और ये फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ होता है। तीसरा कैल्सिफाइड कार्टिलेज, और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, किसी भी बोन के हेड पे, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फ्यूमर लिखते हैं, फ्यूमर यानी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी फ्यूमर है, तो फ्यूमर का जो हेड है वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज से। ह्यूमरस, ये जो ह्यूमरस बोन है इसका जो हेड है इन दोनों पोर्शन में, ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज से बना हुआ है। आप चिकन खाते हो, चिकन के लेग पीस के ऊपर में जो कार्टिलेज होता है उसको कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी कहते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। बोन अगर देखा जाए तो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए लिखा है बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू विच इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, यानी ये काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बोन के अंदर। इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, ये बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है ताकि उसके ऊपर आसानी से चीजें आ सके। एंड ऑल्सो एंकर द मसल्स, एंकर मतलब पकड़ कर रखना, यानी सारे मसल्स को वो पकड़ कर रखता है, कौन, बोन। एंड सपोर्ट मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स को काफी सपोर्ट करता है। हमारा एक ऑर्गन है लंग्स, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला बोन है, उस बोन्स का नाम आपको बताना कमेंट में कि क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कंटेन हार्डेस्ट मैट्रिक्स विथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड। देखो ये बोन है यानी कुछ ना कुछ का तो बना होगा, तो ये जनरली कैल्शियम और फॉस्फेट इनका कंपाउंड होता है। फॉस्फेट PO4 - ये कंपाउंड है और कैल्शियम C आपको पता ही होगा, तो इन चीजों से मिलकर ही ये बोन बनता है। दूसरा, इस बोन्स के अंदर हैवर्शन कैनाल होते हैं, यानी उस बोन के अंदर भी छोटे छोटे हॉलो कैनाल्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल या नर्व्स, न्यूरॉन्स घुसे होते हैं और उसके थ्रू कनेक्शन रहता है। यानी अगर कोई पूछे कि क्या बोन में ब्लड सप्लाई होता है, तो हाँ होता है। देखते कैसे, मैंने एक बोन लिया, ठीक है, उस बोन को कट किया, उस बोन को कट करने के बाद ये जो रीजन है, इस रीजन को मैंने जूम करके लिया आपको दिखाने के लिए। ये NCERT का डायग्राम है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिखाए गए हैं जो कि हायर क्लासेस में भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उस चीज को बताने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो पहला हैवर्शन कैनाल, हैवर्शन कैनाल ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बोन्स के अंदर होता है, ताकि बोन्स के अंदर नर्व्स या ब्लड वेसल्स आसानी से एंटर कर सके। दूसरा एक और नाम लिखा है NCERT, कैनिकुलस। कैनिकुलस क्या होता है, बोन्स के अंदर जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं
उनके साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा आउटग्रोथ होता है, यानी उनके सेल्स में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ कुछ पोर्शन होता है जिसको कैनिकुलस कहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन था किसका, बोन का। तो यहाँ देखते हैं हेबर्शियन कैनाल आल्सो कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व फाइबर। कैनिकुलस इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट, यानी ऑस्टियोसाइट ये क्या है, बोन सेल्स है, उसका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब निकला हुआ पार्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट याद रखेंगे, बोन प्रोड्यूसिंग सेल, यानी वो सेल जो बोन को प्रोड्यूस करता है। यानी ऑस्टियोब्लास्ट हमने पढ़ा था और कॉन्ड्रोप्लास्ट पढ़ा था, और ये ऑस्टियोब्लास्ट है, सेम नाम है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। ऑस्टियोवर्ड यानी ऑस्टियोवर्ड जहां भी आ जाए वहां बोन से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। दूसरा ऑस्टियोसाइट, मैच्योर बोन सेल, इसी के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ। यानी कि मैच्योर बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहेंगे और मैच्योर कार्टिलेज सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते थे। फिर है ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, यानी बोन के अंदर सेल्स को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यही था हमारा बोन।